They explain the mechanism of catastrophism and explains how new creation starts after each catastrophe. और इस थ्योरी को उन लोगों ने यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म थ्योरी, दे कॉल्ड this mechanism is uniformity उन लोगों ने कहा कि इसके लिए जलजले, वोल्केनिज्म, विंड और वाटर रिस्पॉन्सिबल है कैटास्ट्रोफिज्म। तो ये हमारे पास क्या चीज था? ये हमारे पास था कुछ कंसेप्ट्स अबाउट एवोल्यूशन। एक साइंटिस्ट था 1809 में और उसका नाम था लामार्क। लामार्क ने अपनी थ्योरी लामार्किज्म 1809 में प्रेजेंट किया था। लामार्क ने अपना एक जो पब्लिकेशन था फिलोसफिक जूलॉजिक, उसके पब्लिकेशन का नाम क्या था? शाबाश। फिलोसफिक जूलॉजी के नाम के पब्लिकेशन में उसने लामार्किज्म को प्रेजेंट किया था। और लामार्क बेसिकली एक सोल्जर था। लामार्क बेसिकली क्या था? शाबाश, एक सोल्जर था। फिर ये बेसिकली एक सोल्जर था। फिर उसने बॉटनी को स्टडी किया, बोटेनिस्ट बन गया और फिर प्रोफेसर ऑफ zoology एंड बॉटनी। क्लियर है? शाबाश, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लो, शाबाश। इससे जी, अस्सलाम वालेकुम सर।
सलाम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो सारे साइंटिस्ट थे इनका बेसिक आइडिया तो एवोल्यूशन ही था ना, मतलब अगर एमसीक्यू आ जाए कि दे बिलीव इन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो ये सही यस, ऑप्शन होगा ना। और एवोल्यूशन। एक और था, लंग्स जो है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है या एंडोडर्मल? क्या चीज है? लंग्स जो है वो मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है या एंडोडर्मल? मेसोडर्मल। सही है सर, थैंक क्लियर? यू। जी। अच्छा, तो लामार्किज्म ये जो लामार्क का जो थ्योरी है, जिसको लामार्किज्म कहते हैं, it involves इसमें दो पॉइंट्स इन्वॉल्व है, दो पॉइंट्स। क्या चीज इन्वॉल्व है? दो पॉइंट। एक है हमारे पास पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, ये यूज ऑफ ऑर्गन and this use of organ, यूज ऑफ ऑर्गन, उसने कहा था कि यूज ऑफ ऑर्गन से ऑर्गन में बेटरमेंट आती है। एक ऑर्गन सही बन जाता है। और डिसयूज ऑफ ऑर्गन से डिट्रोएशन, खराबी, और इसका एग्जाम्पल उसने दिया था कि जेब्रा में जो निक था ये इलोंगेट हुआ था। जमीन पर ग्रासिस का कहत आया, ग्रासिस फेमाइन आया, तो जेब्रा ने दरख्तों से पत्ती वो खानी शुरू की। सूनर एक ऐसा टाइम भी आया कि दरख्तों के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो खत्म हो गए। तो जेब्रा ने अपनी निक को स्ट्रिच करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका निक इलांगेट होकर ये किस चीज में कन्वर्ट हुआ शाबाश? जिराफी में। किस चीज में कन्वर्ट हुआ शाबाश? जिराफी स्पेलिंग में जिराफी। तो ज़ेब्रा का जो निक था ये इलांगेट होकर इसने जिराफी बनाया। तो इसका निक मॉडिफाई हुआ। शॉर्ट निक से क्या बन गया? लॉन्ग निक। और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उसने स्नेक का एग्जाम्पल दिया, स्नेक का, पाइथन का, कि जो स्नेक थे,
स्नेक जमीन पे ज्यादा थी, अचानक से सीनोजोइक पीरियड में मेमल्स एलिफेंट ज्यादा हो गए। एलिफेंट का साइज तो बड़ा होता है ना एलिफेंट का, तो एलिफेंट जब चलते थे या दौड़ते थे जमीन पर, तो स्नेक तो जमीन पर पड़े रहते हैं। तो एलिफेंट के जो पाँव है, ये स्नेक उनके नीचे आने शुरू हो गए, तो स्नेक की नस्ल कशी शुरू हो गई। तो स्नेक ने एलिफेंट की मतलब पाँव वगैरह कि एलिफेंट उसको कुचल दे, उससे बचने के लिए स्नेक ने जमीन के अंदर रहना शुरू किया। जमीन के अंदर रहते हुए वो मट्टी खाने की आदी बन गए। तो जमीन के अंदर मट्टी उसको अवेलेबल था, तो बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं था। तो स्लोली स्लोली उन लोगों ने जो स्नेक में लिग्स थे, ये जो लिग्स थे स्नेक में, तो इसका इस्तेमाल कम हुआ और ये लिगलेस स्नेक बन गए। तो यूज ऑफ आर्गन एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। यूज ऑफ आर्गन से एक आर्गन में बिटरमेंट आती है। फॉर एग्जांपल जेब्रा का नेक एलांगेट हुआ, अच्छा हुआ। और डिसयूज ऑफ आर्गन से एक आर्गन खराब हो जाता है, जिस तरह स्नेक्स में लिग्स थे तो वो खराब। अब दूसरा पॉइंट इसमें है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, उसने कहा कि ये इसकी इनहेरिटेंस होती है, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। मतलब जेब्रा का नेक एलांगेट हुआ, तो फिर जेब्रा के बच्चे जब पैदा होने लगी तो वो जिराफे थे। लिगलेस स्नेक, एक स्नेक था उसमें लिग था, लिग खराब हो गया, ठीक है, तो उस स्नेक के बच्चे जब आने लगे तो वो लिगलेस थे। ये गलत है। एक्वायर्ड कैरेक्टर बिल्कुल इनहेरिट नहीं होता। मतलब ये जो लामार का पॉइंट नंबर 1 है, ये इवोल्यूशन में एक्सेप्टेबल है। और पॉइंट नंबर 2 को रिजेक्ट किया गया। ये रिजेक्टेड पॉइंट है। हाँ ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे पास बिल्कुल इनहेरिट नहीं होते। अगर कोई बंदा अपने बालों में गजनी स्टाइल करता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके बच्चे जब पैदा होंगे तो उसके बालों में भी गजनी स्टाइल वगैरह होगा। अगर कोई बंदा अपने बालों में स्पाइक बनाता है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके बच्चों में जो में स्पाइक हेयर मतलब वो बच्चे होंगे। जी उबैद। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी उबैद। सर तासु द एक्वायर्ड कैरेक्टर खबर वकړه सर द जी उबैद। اولنې پوینټ چې کم دی کنه سر जी सर نو دا خو एक्वायर्ड कैरेक्टर دی सर تاسو وګورئ کنه زیبرا نه کې د کای لانګټ کای نو ना एक्वायर्ड कैरेक्टर है, लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर की इनहेरिटेंस नहीं हो सकती। मतलब इन लोगों ने कहा कि जेब्रा ग्रास फेमाइन आया, ग्रास फेमाइन वगैरह आया, तो जब ग्रास फेमाइन वगैरह आया तो जेब्रा का नेक एलांगेट हुआ, एलांगेटेड नेक जेब्रा, तो वही जेब्रा एलांगेट होगा, उसके बच्चे तो नॉर्मल होंगे, बच्चे तो उसकी जिराफी नहीं बनते। यस सर। क्लियर है? यस सर। डार्विनिज्म डिस्कस करते हैं
डार्विनिज्म, द एज ऑफ डार्विन, जो कि 1844 से 1859 तक ये डार्विन का एज है। डार्विन ने 1844 में जब डार्विन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसके डार्विन के फादर ने एक प्रोफेसर था, प्रोफेसर हिंसला। उस प्रोफेसर का नाम क्या था? हिंसला। उसको बताया कि डार्विन को कहीं पर एडजस्ट कर लो क्योंकि वो ग्रेजुएट हो गया है। तो एक समंदरी शिप, एचएमएस बीगल उसका नाम था, प्रोफेसर हिंसला ने एचएमएस बीगल में डार्विन को बतौर नेचुरलिस्ट सेलेक्ट किया। और ये जो एचएमएस बीगल था तो ये मतलब उसने समंदर में अपना सफर शुरू किया इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ताकि ये समंदरी रास्ता बना ले नेवी के लिए, ब्रिटिश नेवी के लिए, टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया की तरफ, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो समंदर के रास्ते पे कनेक्ट है, तो उसके लिए नेविगेशन चार्ट, मतलब रास्ता किस तरह, मतलब कौन कौन सा है, उसके लिए चार्ट बनाना होगा। तो डार्विन ने जब अपना सफर शुरू किया तो जू एचएमएस बीगल जो शिप था ये समंदर में आगे बढ़ता गया, तो डार्विन हैरान होता गया, क्योंकि डार्विन ने तो अपनी कंट्री में छोटे छोटे फिशेस देखे थे, छोटे छोटे टाटाइज देखे थे, परिंदे देखे थे, कोई खास किस्म के परिंदे। अब जो ही वो समंदर में सफर कर रहा था तो उसने बड़े बड़े फिशेस को भी देखा, बड़े बड़े टाटाइज को भी देखा और परिंदों को स्टडी किया। तकरीबन 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ परिंदों को उसने स्टडी किया था, पिंचेस को स्टडी किया था। तो डार्विन हैरान हो गया कि मतलब इंग्लैंड में फिश छोटे होते हैं नॉर्मल दरिया वगैरह में, समंदर में बड़े हैं, जरूर इनका कोई ना कोई कनेक्शन होगा, छोटे फिशेस का बड़े फिशेस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो डार्विन इस नतीजे पर पहुंचा कि दरिया में लिमिटेड फूड सप्लाई होता है, समंदर में ज्यादा होता है, तो समंदर में फिश के लिए ज्यादा फूड सप्लाई होता है, तो इसलिए उसका साइज बड़ा है, टाटाइस का साइज बड़ा है। तो डार्विन इवोल्यूशन की तरफ चला गया। यही वो माहौल था जिसमें डार्विन ने इवोल्यूशन कंसेप्ट को प्रेफर किया। 1844 से 14 साल 1858 तक उसने इवोल्यूशन पे काम किया। किस चीज पे काम किया था? इवोल्यूशन पे उसने काम किया था। 1858 में उसने अपना थ्योरी प्रेजेंट किया, डार्विनिज्म, और उस थ्योरी का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और उसके साथ एक दूसरा प्रोफेसर भी था, अल्फ्रेड एच वेल्स। अब डार्विन की जो थ्योरी है डार्विनिज्म, इसके कुछ पॉइंट्स है। इसमें पहला नंबर पॉइंट ये है, ओवर प्रोडक्शन। कि जितनी भी हमारे पास एनिमल्स वगैरह है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और नए नए मेंबर्स बनाते हैं, नए नए मेंबर्स। तो इस नए नए मेंबर्स में क्या होता है, हमारे पास नए नए स्पीशीज बनते हैं, आबादी में इजाफा होता है। इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, ओवर प्रोडक्शन। अब जब ओवर प्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स पर एक मेंबर 2 बनाता है, 2 4 बनाते हैं, 4 8 बनाते हैं, 8 16 बनाते हैं, तो स्लोली पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है। अब जब पॉपुलेशन में इजाफा हो जाता है
तो दुनिया में खुराक के वसाइल में कमी आ जाती है। खुराक के वसाइल में जब कमी आ जाती है तो हर एक को कोशिश करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा खुराक ले ले ताकि दुनिया में सरवाइव करे। इसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं। अब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये हमारे पास तीन तरह का है। अगर बिटवीन सेम स्पीशीज है, अगर बिटवीन सेम स्पीशीज है तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अगर बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज है लाइन लाइन के दरमियान है तो इंट्रा स्पेसिफिक। लाइन और डॉग के दरमियान है तो इंटर स्पेसिफिक। और अगर एनवायरनमेंट के साथ है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसी ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का या एनिमल का, अगर एनवायरनमेंट के साथ है तो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक। लाइन खुराक हासिल करना चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा बारिश है, तूफान है वगैरह वगैरह, अगर विद एनवायरनमेंट है तो एक्स्ट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। अब जिसको ज्यादा खुराक मिलता है तो उसमें पॉजिटिव चेंजेस आती है, पॉजिटिव वेरिएशन। जिसको कम खुराक मिलता है नेगेटिव वेरिएशन। तो खुराक खाने या ना खाने से वेरिएशंस आता है। अब वेरिएशन कितने हैं शाबाश, कितने किस्में हैं वेरिएशन की? एक क्या है शाबाश हार्मफुल वेरिएशन, और दूसरा क्या है यूजफुल वेरिएशन। कब होगा शाबाश? जब खुराक ज्यादा मिलेगी ना, ओवर प्रोडक्शन के बाद जब खुराक ज्यादा मिलेगी। और हार्मफुल वेरिएशन कब होगा? जब खुराक वगैरह कम मिलेगी, इन्वायरमेंट के साथ स्ट्रगल नाकाम होता है। अब इसके बाद है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। कि यार फिट बंदा जिसको ज्यादा खुराक मिला है, जिसमें यूजफुल वेरिएशंस आई है, वो बंदा सरवाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इस लफ्ज को हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रेजेंट किया था। डार्विन ने उसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है जो स्पीशी एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ जितना अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो वो फिट होता है। इसको नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म नए नए स्पीशीज पैदा करेंगे, इसको स्पीशिएशन कहते हैं।
तो ये हमारे पास क्या चीज़, शाबाश, ये हमारे पास है डार्विनिज्म। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। इंशाल्लाह कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना काफ़ी है। जी आईपैड। सर जी सर ये आपने कहा कि जो ये लैमार्किज्म है पॉइंट नंबर 2, तो ये तो जेनेटिकली भी गलत है, तो ये एवोल्यूशनरी भी रिजेक्टेड है। अब कल मैं न्यू डार्विनिज्म समझाऊंगा। न्यू डार्विनिज्म, तो न्यू डार्विनिज्म में इसमें जो गलतियां हैं वो ठीक किए गए हैं। अच्छा सर, और ये एक और क्वेश्चन है कि कार्टिलेज नॉन लिविंग है या लिविंग? कार्टिलेज, यस सर। कार्टिलेज की अगर सेल की बात कर रहे हैं तो वो लिविंग है। पूरे कार्टिलेज के, क्योंकि वहां पर तो ब्लड सप्लाई नहीं होता डायरेक्ट इस तरह। ब्लड तो सप्लाई नहीं होता, लेकिन सराउंडिंग एनवायरनमेंट से तो लेते हैं ना। तो सर लिविंग है। यस। थैंक यू सर। जी कशफ। जी कशफ। जी जी सर मुझे ये पूछना था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इसको हम हेरिटेबल वेरिएशन के लिए फॉलो करते हैं ना? ये नेचुरल सिलेक्शन हेरिटेबल के लिए हो या नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस के लिए? अब ये तो इब्तिदा है ना। न्यू डार्विनिज्म में इसको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। तो अभी करवाओ न्यू डार्विनिज्म या कल? तो आपने जब भी करवाना है। अच्छा, अभी तो मेरा क्लास है इसके बाद, इसी तो क्लास को तो जल्दी खत्म किया ना। ओके। मिस हुस्ना। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। सर ये मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग का फर्क बताइए एंडोसिम्बियोसिस से, ये क्यों डिफरेंट है उससे? मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग और एंडोसिम्बियोसिस में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। एंडोसिम्बियोसिस इसे कहते हैं कि जब हमारे पास माइकोप्लाज्मा किसी प्लास्टिड वगैरह को इनगल्ब करके उसके साथ एंडोसिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है, तो ये एंडोसिम्बियोसिस है। मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी ये है कि जब एक बैक्टीरिया कोई प्रोटोप्लास्ट को खाता है, प्रोटोप्लास्ट को, तो प्रोटोप्लास्ट को खाने के बाद उस बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट होता है। सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट होकर अगर मेसोसोम के इर्द गिर्द, मतलब मेसोसोम को इनसर्कल करता है, दैट मेसोसोम विल फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया। अगर न्यूक्लियाइड, जो बैक्टीरिया में न्यूक्लियाइड रीजन है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन उसको इनसर्कल करता है तो ये न्यूक्लियस बनाएगा। तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस बनने के चांसेस आते हैं मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग की वजह से। सही सर, जज़ाकल्लाह। रुमाइसा। सलाम जी। हाँ जी, हाँ हाँ। सेवा। जी